नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। लोकसभा चुनाव जो कि बिल्कुल करीब आ चुका है, तो यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी, वो उभर के सामने आ रहे हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ दीपक भाटी चोटीवाला हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। दीपक जी, ये बताइएगा कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, तो आपने कांग्रेस क्यों चुना है? देखिए, बचपन से ही हमारा पूरा परिवार, हमारे आसपास के जो भी लोग थे, सभी लोग कांग्रेस को बहुत एडमायर करते थे। महात्मा गांधी जी का और नेहरू जी का जिक्र हमेशा होता था। और बचपन में जो हमारी पाठ्य पुस्तकें थी, जब हम प्राइमरी कक्षा में पढ़ते थे स्कूल में, तो हमने नेहरू को, गांधी को, सरदार पटेल को, सब लोगों को पढ़ा। तो कहीं ना कहीं वो जो सद्भावना का एक बीज था, जो इनडायरेक्टली कांग्रेस से भी संबंधित रहा होगा उस समय, तो अपने अंदर अंकुरित रहा। और जब मुझे मौका मिला कि मैं राजनीतिक तौर पर प्रत्यक्ष रूप से कोई मैदान चुनूं, कोई संगठन चुनूं, तो नैसर्गिक तौर पर मैंने कांग्रेस को चुना। और एक बड़ा कारण ये भी रहा कि कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा है, कांग्रेस का जो हाथ का निशान है, वो अपने आप में न सिर्फ एक राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है आपको, बल्कि सर्वधर्म समभाव और सभी को साथ में लेकर के चलने की भावना और सभी को जोड़े रखने का जो एक संकल्प है, उसको प्रदर्शित करता है। तो तमाम कारण हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ पहले दिन से ही, जब से मैंने सक्रिय राजनीति चुनी है, और मैं लगातार काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर। तो कांग्रेस पार्टी में आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तमाम पुरोधा हुए हैं, तमाम नेताओं के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन राहुल गांधी और आदरणीय प्रियंका गांधी, ये दोनों ही मेरे अलग अलग कारणों से रोल मॉडल हैं। राहुल गांधी के अंदर जो जज्बा है कि भाई सत्ता आए या ना आए, लेकिन हम किस तरीके से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर समाज के तमाम वर्गों की चिंता हम करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनका जीवन स्तर हम लोग उठा सकें, किस तरीके से राजनीतिक तौर पर उनको हम लोग मजबूत कर सकें। ऐसी सोच राहुल गांधी जी की है, तो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, वो मेरे रोल मॉडल हैं। और प्रियंका गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, वो मेरी रोल मॉडल इसलिए हैं कि प्रियंका गांधी जी के अंदर एक अलग तरह का संकल्प है। महिलाओं की बात हो, नौजवानों को राजनीति में लाने की बात हो। मैंने अभी बीते साल उत्तर प्रदेश में दादरी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। तो प्रियंका गांधी जी ने वो संकल्प दिखाया कि किस तरीके से, और ये ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है उत्तर प्रदेश में, कि इतने सारे नौजवानों को एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका दिया और नतीजों की परवाह किए बगैर उन्होंने उनको हौसला दिया। मेरे चुनाव में प्रियंका जी खुद प्रचार करने के लिए आई थी। तो ये मेरे लिए अविस्मरणीय समय रहा जो विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान। तो अनुभव उसमें कैसा रहा? बहुत शानदार अनुभव रहा, क्योंकि मैं विधानसभा में लगातार अपने सक्रिय रहा हूँ, अपने लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के मैं जब लोगों के बीच में गया कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, तो लोगों ने सम्मान दिया, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक कारण रहे होंगे कि वोट उस हिसाब से हम लोगों को मिला नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी समय के बाद विधानसभा में ज़मीनी स्तर पर, हो सकता है इस चुनाव से पहले कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरा सपोर्ट, पूरी ताकत हम लोगों को दी। और वो पूरी ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, सपोर्ट बदस्तूर जारी है। और उनका कहना ये है कि हमें नतीजों की परवाह किए बगैर आम लोगों के हक और हुकूक की आवाज़ बननी है, लगातार संघर्ष करना है, अपना टाइम आएगा। तो दीपक जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कांग्रेस का कम दबदबाव है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देवरिया बलिया से लगा करके नोएडा तक
झांसी से लगा करके चित्रकूट, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गाज़ीपुर, बरेली, तमाम जो हमारे पूरा प्रदेश का जो इलाका है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? ऐसी कौन सी विधानसभा है जहां कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव ना लड़ा हो? ऐसा कौन सा जिला है जहां कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता ना हो? ऐसा कौन सा प्रदेश में कोना है जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध हम ना करते हों, सीना तान के विरोध ना करते हों? तो लोगों को लगता होगा, हो सकता है मीडिया को लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं कमज़ोर है। मैं नहीं समझता, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कहीं कमज़ोर नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास प्रियंका गांधी जैसी ऊर्जावान प्रणेता हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व दिया। अभी अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जुझारू नेता हैं, लड़ने वाले नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में। पर आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि अदर पार्टी की तरफ जाते हैं, जैसे भाजपा की तरफ भी बहुत सारे युवा नेता जा रहे हैं। तो अब आपका क्या कहना है कि आने वाली कांग्रेस जो ये पीरियड आ रहा है, इसमें क्या जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ भी बढ़ेंगे? देखिए, तमाम युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन मेरा बीजेपी को भी ये संदेश है और नौजवानों को भी संदेश है। बीजेपी को संदेश तो ये है कि लोगों को भ्रमित करके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके, उल्टी सीधी खबरें दिखा करके आप यदि नौजवानों को आप ये सोचते हैं कि वो लगातार आपके झूठ और प्रपंच के जाल में फंस करके आपसे जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर अंत में जो जीत होगी वो सच्चाई की होगी। आप झूठ बोल करके अभी लोगों को कुछ समय के लिए जोड़े रख सकते हो, लेकिन जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा, लोगों को पता लगेगा कि ये मंच उचित नहीं है, ये मंच लोगों का शोषण करने के लिए है, ये मंच लोगों का दमन करने के लिए है, ये समाज के जीर्णोद्धार के लिए कतई नहीं है, तो लोग उसको छोड़ के भागेंगे। नौजवानों के लिए मेरा संदेश ये है कि आप अध्ययन करें। आजकल देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के नेतागिरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो नौजवान हैं यदि उनके अंदर सार्थक राजनीतिक सोच है तो बिल्कुल उनको राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मेरा उनको ये संदेश है कि उनको अध्ययन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बारे में, इस देश के आज़ादी के आंदोलन के बारे में, इस देश के गाँव समाज के बारे में, इस देश की महिलाओं के बारे में, इस देश के दलितों के बारे में, इस देश के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल साहब, तमाम लोगों के बारे में वो पढ़ें। और यदि वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस सफ़र में, जो देश का सफ़र रहा है बीते 70 सालों का, लेश मात्र भी योगदान नहीं रहा है। इन्होंने हमेशा देश को नीचा दिखाने का काम किया। आज इनको सत्ता मिली, सत्ता में आकर के ये तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक तरीके से राजनीतिक दलों को ख़त्म करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अकेले इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। तो नौजवानों में सोच नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है, बाइफरकेट कर सकते हैं, वो तर्क कर सकते हैं। तो उनको तर्क करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कौन सी राजनीतिक सोच हमारे देश के लिए बेहतर है, किस राजनीतिक सोच ने इस देश का विकास किया है, कौन सी राजनीतिक सोच सामाजिक भाईचारे, अमन चैन को बरकरार रखते हुए इस देश के नौजवानों को, इस देश की महिलाओं को, दलितों को, इस देश के मजदूरों को, किसानों को आगे ले जा सकते हैं। और वो सोच निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी की सोच है। श्री राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो वास्तव में इस सोच का नेतृत्व करते हैं कि हम लोगों को सबको साथ लेकर के चलना है, देश को जोड़ करके चलना है। भारत जोड़ो यात्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका तो प्रभाव भी काफ़ी कांग्रेस पे पड़ा है। क्यों नहीं? जब कोई जननेता किराए की भीड़ को न लेकर के, जो वास्तविक भीड़ है उसको लेकर के सड़क पे निकलता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, उनकी बातों को सुनने का काम करता है, उनकी पीड़ा को महसूस करने का काम करता है, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की। तमाम समाज के तबकों से, तमाम वर्गों से, तमाम अलग अलग पंथ, मजहब और धर्मों के लोगों से वो मिले। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो विचार है वो मजबूत हुआ, बल्कि लोगों के अंदर भी ये भावना प्रबल हुई कि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की इमेज को पैसे के बल पर थोड़ा ख़राब करने का प्रयास किया,
वो वास्तव में वैसी नहीं हैं। राहुल गांधी लोकप्रिय, जनप्रिय और आम लोगों के, किसान मजदूरों के, महिलाओं के हितैषी एक नेता हैं। यदि देश की बागडोर उनको सौंपी जाए 2024 में, तो इस देश का जो नज़ारा है, इस देश की जो नज़ीर है पूरी दुनिया के अंदर, वो अलग होने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि वैसा ही होने जा रहा है। ऐसे अदर जो भी पार्टी हैं उनके पास कुछ ना कुछ मुद्दे हैं, जैसे भाजपा के पास मुद्दा है राम मंदिर का, तो वैसे आपके पास क्या मुद्दा है? देखिए, भाजपा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए आपने जो प्रश्न किया, इसी में जवाब छिपा हुआ है। राम मंदिर भला कैसे मुद्दा हो सकता है? मुद्दा होगा तो देश के जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो बेरोज़गारी मुद्दा हो सकता है। ये करोड़ों करोड़ रुपया देकर के पूरी की पूरी सरकारों को रातों रात चोरी कर लेते हैं। अरुणाचल में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम प्रदेशों में इन्होंने इस तरीके से किया है, कर्नाटक में किया इन्होंने। तो मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए, महिला उत्पीड़न मुद्दा होना चाहिए। किस तरीके से इनके सांसद के ऊपर हमारी ओलंपियन जो पहलवान हैं उन्होंने जो सबूत के साथ आरोप लगाए, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा होना चाहिए कि किस तरीके से अजय टेनी के बेटे ने कुचल करके किसानों की हत्या की वहाँ पर लखीमपुर खीरी में, वो मुद्दा होना चाहिए। ईडी, सीबीआई और तमाम जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो मुद्दा होना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये मुद्दा कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर हमने बना दिया। भगवान श्री राम हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारे वो पूजनीय हैं। तो एक मंदिर बनाने से आप ये सोचें कि पूरे देश की जनता आपके पीछे लग जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको बताना चाहिए कि कितने कारखाने आपने खोले, उससे कितने रोज़गार इस देश के नौजवानों को मिले। महिला उत्पीड़न पे आपका क्या कहना है, भ्रष्टाचार पे आपका क्या कहना है, ये मुद्दे हैं इस देश में और इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस इनमें से किस मुद्दे को मान रही है? मेरा ख्याल है कि बरखा जी, आपने जब राहुल गांधी संसद में बहुत दिलेरी के साथ ये कहते हैं कि अडानी को पालित पोषित करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश का पैसा अडानी के पास जा रहा है, देश के पैसे से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राफेल की बात राहुल गांधी जी ने की, तो जो हमारी सैन्य साजो सामान का सेना का जो साजो सामान है उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन की तरफ आप बिल्कुल भी आंखें तरेरते नहीं हो, चीन को अपनी लाल आंखें नहीं दिखाते हो आप। हमारी हज़ारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर उसने कब्ज़ा कर लिया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों पर संसद में चीख चीख करके तकरीर की है। आप माइक बंद कर देते हो, आप उनको बोलने नहीं देते हो, टीवी पर नहीं दिखाते हो, है ना। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आपको मतलब बीजेपी को इन तमाम मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। तो और जैसे कहा जा रहा है कि जो हिंदू हैं जैसे भारत में, तो एक तो भारत के लिए जो हिंदू हैं, हाँ भारतीय हिंदू हो गए, और एक हिंदू है जो इस टाइम बीजेपी की हिंदू है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, हिंदू हिंदू है, न हिंदू भाजपा का है, न हिंदू कांग्रेस का है, न हिंदू किसी का। हिंदू हिंदू है, हिंदू एक आस्था है, हिंदू एक पंथ है, हिंदू एक उजाला है जो एक रास्ता आपको दिखाता है कि किस तरीके से आप एक अम्ब्रेला बन करके, एक छाता बन करके सभी लोगों को उसके नीचे रख करके किस तरीके से आपको चलना है। इन्होंने क्या किया है कि हिंदुओं का चेहरा कट्टर बना दिया है। कभी हिंदुओं का चेहरा कट्टर नहीं रहा। हिंदू स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध और तमाम हमारे जो महापुरुष हुए हैं, यदि उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू तो बहुत सॉफ्ट एक हमारा पंथ है, एक धर्म है जो सभी को साथ लेकर के चलने में भरोसा रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अपनी सत्ता कायम करने की ललक है, उस ललक ने हिंदुओं का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जानिब से कट्टर बना दिया है। हिंदुओं का चेहरा वैसा कतई नहीं है। न हिंदू कांग्रेस है, न हिंदू मुसलमान है। हिंदू हिंदुस्तान है, मुसलमान हिंदुस्तान है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हिंदुस्तान है। और ये एक अम्ब्रेला, एक छाता है।
कि जो पहले जय श्री राम कहने पर आस्था का प्रतीक मानते थे, आज वही जय श्री राम लोगों को डर उत्पन्न करवा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खूबी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, किस तरीके से जोश और उबाल ला करके लोगों के बीच आप झगड़ा दंगा फसाद कराएं। जय श्री राम जो उद्घोष होता है उसमें गुस्सा नज़र आता है, उसमें नफ़रत नज़र आती है ना। असल में पुराने ज़माने से मेरे दादाजी थे, दूसरे और गांव के प्रबुद्ध हमारे नागरिक थे, क्षेत्र के तमाम लोग थे जिनको मैं देखता आया हूं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो जय सिया राम, जय सिया राम अगर हम कहते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें एक शीतलता है, सीता माँ का साथ में स्मरण करते हैं, गुस्सा नहीं है, नफ़रत नहीं है, प्रेम नहीं है। तो उनका जय श्री राम राजनीतिक नारा है, हमारा जय सिया राम भगवान की आराधना करने का एक हमारा तरीका है, जिसको हम राजनीति में कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। समाज में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए हम जय सिया राम कहते हैं। तो वो जय श्री राम कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जय श्री राम कह के वो समाज के वर्गों को विखंडित करके, लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा करके, दंगा फसाद करके लोगों को बांटना चाहें तो हमारी घोर आपत्ति है, हमारा एतराज़ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। सांसद बनने या न बनने का तो अभी प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरी भी कोशिश रहती है कि राजनीतिक तौर पर जितनी लंबी से लंबी छलांग लगाई जाए वो लगानी चाहिए, जिससे आपका व्यक्तिगत दायरा बढ़ता है, राजनीतिक दायरा बढ़ता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है और एक समझ बढ़ती है आपके क्षेत्र के बारे में। मैं तमाम क्षेत्र में घूमा, खुर्जा से लेकर सिकंदराबाद से लेकर के जेवर, नोएडा, दादरी तो मेरा होम ग्राउंड है ही। तो मैंने देखा है कि यदि आप ग्रेटर नोएडा से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे निकल जाएं तो बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, वो आज तक मुहैया नहीं हैं। कहने को तो डॉक्टर महेश शर्मा हमारे 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कई बड़े अस्पताल वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर चलाते हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए कि कितने स्थानीय लोगों का जो इलाज है वो रियायती दर पर करते हैं। उनको बताना चाहिए कि कोविड में कितनी सेवा उन्होंने लोगों की है। उनको बताना चाहिए कि अभी डेंगू, मलेरिया, तमाम तरह के बुखारों का प्रकोप चल रहा है, तो वो बताएं कि कितने लोगों को वो अपनी टीमें भेज करके गांव-गांव जा कर के कैंप लगा रहे हैं, कितने लोगों को वो वहाँ से गांव से ला करके, देहात से ला करके अपने अस्पतालों में जगह दे रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि सिवाय व्यवसाय के डॉक्टर महेश शर्मा कुछ नहीं कर रहे हैं। और महेश शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के गाँव के वोटों से मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे वोटों की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्टली उनका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी चेहरा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे मुझे वोट मिलेगा, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी सोच इस बात को परिलक्षित करती है कि उनका जो अपना व्यक्तित्व है शायद वो उतना बड़ा नहीं कर, उनके पास मौका था। डॉक्टर महेश शर्मा का नाम जब वो राजनीति में नए थे, सांसद नहीं बने थे, तो बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ लिया जाता था और उनका व्यक्तिगत रूप से हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी राजनीतिक पहुँच, राजनीतिक सोच, मंत्री रहे हैं, तो उनको इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलनी चाहिए थी। फिलहाल आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर के अंदर 7 जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं। ज़मीनों को कौड़ियों के भाव सरकार ने ले लिया है। जो रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसियां बनी थीं, आज उन्हीं पॉलिसियों को मौजूदा सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की हैं और सांसद भी वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मौजूदा सरकार कह रही है कि जो रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसियां बनी थी वो पॉलिसियां गलत थीं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। अरे पॉलिसियां सरकार ने बनाई, भ्रष्टाचार किया होगा तो सरकार ने किया होगा। किसान की इसमें क्या गलती है? किसान से जो वादे किए गए, किसानों को जो आबादी की ज़मीनें छोड़ने की बात कही गई और छोड़ दी गई, उनको बाकायदा बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया, वो आज तक मालिकाना हक किसानों को मिला नहीं है। तो महेश शर्मा जी को ये देखना चाहिए कि 7-7 जगह उनकी लोकसभा में धरने चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। कितने आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, कितनी बार उन्होंने प्रयास किया है कि भाई किसानों की समस्याओं को हम लोग दूर कराएं, बैठ करके किसानों के आंदोलन में जा कर के हम किसानों की पीड़ा सुने, फिर अधिकारियों को फटकार के हम कहें कि भैया ये क्यों आपने कर, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है गौतम बुद्ध नगर का कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी का सांसद है, तीनों विधायक बीजेपी के हैं, इसके बावजूद जिस किसान ने अपने खून पसीने से सिंचित भूमि
देकर के इस शहर को बसाने का काम किया, आज वो प्राधिकरणों के दरवाजे पर बैठ कर के अपना अधिकार मांगने के लिए चीख और चिल्ला रहा है, आपकी लाठियां सह रहा है। लेकिन चारों के चारों जनप्रतिनिधि, तीनों विधायक और हमारे सांसद उस तरफ गौर नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन क्षेत्र की जनता जागरूक है। काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है, समय बदल रहा है। यदि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के हिस्से में ये सीट गौतम बुद्ध नगर आती है, तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से चाहे मैं या कोई भी हमारा साथी जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर यहाँ चुनाव लड़ेगा, निश्चित तौर पर सभी दलों के कार्यकर्ता जो हमारे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उसको जिताने का काम करेंगे। और जो बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे मज़दूरों को लेकर के हो, चाहे बेरोज़गारी को लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, उनको दूर करेंगे। और चाहे शहरों की जो समस्याएं हैं बिल्डरों से संबंधित, उनको दूर करेंगे। तो और 4-6 महीने की बात है, समय बदलने वाला है। डॉक्टर महेश शर्मा जी का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उनको एक मौका दिया था क्षेत्र की जनता ने, बल्कि 2 बार मौका दिया था। उस मौके का उन्होंने व्यावसायिक रूप से तो पूर्ण लाभ उठाया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो पूरी तरीके से फेल हो गए। उनको बदलने का समय है और वो बदले जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को तो पूरे भारत में लोग जानते हैं, पर बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से पास ही है कासना। वहाँ की स्थिति देख लेंगे तो वो गांव से भी बदतर है। तो यदि इस बार आप सांसद होते हैं तो क्या इन सब छोटे छोटे इलाकों को भी आप ध्यान केंद्रित करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का अधिकांश जो राजस्व है वो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से जाता है। और यहाँ चूँकि इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, अभी तो धीरे धीरे यहाँ जो कंपनियां हैं वो पलायन कर रही हैं। होंडा मोटर जैसी कंपनी पलायन कर गई है, DCM डेवो यहाँ से जा चुकी है, और तमाम छोटी बड़ी बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जो यहाँ से पलायन कर गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ ये आर्थिक रूप से उर्वरक जो एक तरीका होता है ना कि भाई यहाँ प्रचुर मात्रा में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यदि उन संसाधनों का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें तो यहाँ के क्षेत्र के तमाम जो किसान हैं और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर हम कर सकते हैं। मैंने क्यों कहा कि आप ग्रेटर नोएडा से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो उनको सबको दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन दुरुस्त कैसे होगा? यदि आप अपना व्यवसाय छोड़ करके, व्यवसाय को थोड़ा साइड करके आप मैदान में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या क्षेत्र से जुड़ना होगा। यस, यदि आप क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते हो तो आपको क्यों चुनाव लड़ना है? आपको व्यवसाय ही करना है, तो आपका व्यवसाय तो अच्छा चल रहा है और आप अपना व्यवसाय चलाने के लिए आप दूसरे अस्पतालों पे भी छापा डलवा देते हो। भी मैंने सुना था कि यथार्थ हॉस्पिटल पे इनकम टैक्स की रेड हो गई थी। तो ठीक है, अब यथार्थ अस्पताल वाला भी जो है अच्छे तरीके से क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है, वहाँ भी काफ़ी उनका व्यापार भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि डॉक्टरी पेशे को तो मैं व्यापारी मानता हूँ। तो आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, ऐसे महेश शर्मा जी ने भी अब छापे डलवाना शुरू कर दिया है कि भाई हमसे ज़्यादा अच्छा उनका क्यों चल रहा है। अभी इनकम टैक्स की रेड हो गई थी तो कहीं ना कहीं महेश शर्मा जी इसके पीछे रहे होंगे। तो जब सोच ही उनके जैसी बड़े नेता की सोच है, सबसे बड़े नेता की ऐसी उनकी भी सोच है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं टीका टिप्पणी करने में भरोसा रखता नहीं हूँ। यदि हमें मौका मिला तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें करनी चाहिए एक राजनेता को, जो चीज़ें जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, यदि हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर वो करने का प्रयास करेंगे। और क्षेत्र की जनता से भी मैं अपील करूँगा कि भाई बहुत होलिया खेल इस तरह के तरीके का कि हम बार बार ऐसे लोगों को वोट दे करके विधानसभा लोकसभा में पहुंचाते हैं, भेजते हैं, और बाद में वो लोग हम लोगों पे ही लाठियां चलवाते हैं। हमें ही अपना खून अपनी बुनियादी चीज़ों को लेकर के बहाना पड़ता है। तो इस परिपाटी को अब बंद करना पड़ेगा, नया रिवाज हम लोगों को लाना पड़ेगा जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर का सवाल है। और जितना मैंने समझा है, जितना मैंने सुना है, जितनी भी मैंने बात की है स्थानीय जो हमारे आम लोग हैं, किसान हैं, माताएँ बहनें हैं, महिलाएँ हैं, नौजवान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, छोटे व्यापारी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवाज बदलने को है उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी और गौतम बुद्ध नगर में भी। हम बहुत होपफुल हैं। उम्मीद है कि 2024 में नया निज़ाम देश के अंदर आएगा, गौतम बुद्ध नगर में भी निज़ाम बदलेगा और अच्छी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था गौतम बुद्ध नगर को मिलेगी यदि कांग्रेस पार्टी को यहाँ मौका मिलता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
ये थे हमारे साथ दीपक जी, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और उनका कहना है कि यदि इस बार जनता का फैसला बदलता है तो जो यहाँ की जो स्थिति है, जैसे जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा के पास में गौतम बुद्ध नगर के जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, उसका जो इस टाइम पे एक जो चित्र बना हुआ है उसमें थोड़ा सा अच्छा करेंगे, क्योंकि कासना जैसे हैं, सिकंदराबाद है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसका जो विकसित अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो उसको भी विकासशील की तरफ ले जाएंगे। पर देखना तो यही है कि जनता का क्या फैसला होता है। तब तक ले बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। मैं अपने नगर और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आने वाला जो दीपोत्सव पर्व दीपावली है, उस पर सभी आमजन, सभी क्षेत्रीय नागरिक प्रेम और सद्भाव के साथ, हर्षोल्लास के साथ, पटाखे रहित और मिठाइयों के साथ धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। मेरी बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं अपने सभी विद्यालय परिवार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों के लिए बारंबार शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। दशहरा, दीपावली को सभी अच्छे तरह से मनावें और मेरी जनता से अपील है कि शांतिपूर्वक अपने सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से मेरा अनुरोध है इस भाईचारे को बनाकर रखें और आपस में मिठाई से त्यौहार को मनाएं। एक बार पुनः दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजू त्यागी, ग्राम प्रधान गमा, जिला बुलंदशहर की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवदुर्गा, दीपावली, भैया दूज, दशहरा और जो भी हमारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं, उन सब के बारे में बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी सजावट, शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। समस्त भारतवासियों को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय भारतवासियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपों के पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और खील बतासों को वितरित करें, सभी से मेल मिलाप करें, बच्चों पर विशेष सावधानी रखें, पटाखे चलाएं, लेकिन बच्चों को अपनी निगरानी में ही पटाखे चलाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को पुनः नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए सबके शुभ की कामना करता हूं। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। नवरात्रों का समय शुरू होने वाला है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए, ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अर्जुन सिंह, ग्राम पंचायत रनियावली, ब्लॉक रनिया, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। आप सभी देशवासी एवं ग्रामवासियों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस त्यौहार को जश्न व उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। अपने खुर्जा विधानसभा, पूरी विधानसभा खुर्जा को दशहरा ग्राम प्रधान नीरज सिंह चौहान की तरफ से नवरात्र, दीपावली
गोवर्धन भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार भरा संदेश अपने सारे क्षेत्र की जनता के लिए। हमारी विधानसभा खुर्जा पूरी खुशहाल रहे, जगमगाती रहे, इसमें 4 चांद लगते रहें, जिससे हमारे क्षेत्र का योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के लिए भरपूर प्यार व स्नेह बना रहे। मैं अपने क्षेत्रवासी जो जनता से कहना चाहता हूं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आए। धन्यवाद। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में सब विदित है कि कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। नारी शक्ति को प्रणाम किया जाता है। माँ दुर्गा चूँकि सभी देवताओं के शक्ति का समूह है, इस दुनिया की जननी है, तो नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल आदरणीय योगी जी बुलंदशहर आए थे और केवल महिलाओं से ही उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो ये महिलाओं को अधिकार देने की बात, नारी सशक्तिकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो माँ दुर्गा से ही प्रेरित होकर कर रही है। आने वाले समय में आपको पता है कि दीपावली आ रही है नवंबर माह में, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी मित्रों पर, सभी नगरवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर, मेरे प्रदेश पर, मेरे भारत पर, इस विश्व पर हो। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। नवरात्रियों के पवित्र पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा माता रानी आप पर इतनी कृपा करे कि आपका व्यापार, आपका परिवार सब खुशहाल रहे। मेरी यही शुभकामना है। बहुत आप सभी का मैं आभारी भी हूँ। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। पहले करवा चौथ, अघोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर्षोल्लास के साथ आप ये त्यौहार मनाते हुए आप सभी को खुशी और परिवार को खुशी और आपका व्यापार निरंतर तरक्की पर रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाजी अशरफ कुरैशी, पूर्व चेयरमैन छतारी, की सभी जनता और देशवासियों को दीपावली दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from